नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे देश में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में जो आज बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, उस बदलाव की बात। इस बदलाव के जरिए किस तरह के राजनीतिक हित साधने की कोशिश की गई है, इस बदलाव के क्या मायने हैं और किस तरह से ये बदलाव, अगर खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के लिए इस बदलाव से किस तरह के संकेत देने की कोशिश की गई है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा और थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ल। अब बातचीत की शुरुआत करें। जिस तरह से शरद जी, ये माना जा रहा था, ये कई दिन से इस बात की चर्चा थी कि मोदी सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार होना है, उसमें कुछ बदलाव होने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मंत्रियों से बातचीत कर रहे थे, लगातार तमाम बड़े नेताओं से बातचीत के दौर चल रहे थे, लोगों को, मंत्रियों को बुलाकर उनसे रिपोर्ट ली गई थी। और उसके बाद जिस तरह से जो पहला संकेत थावरचंद गहलोत के तौर पर दिया गया, उनको राज्यपाल बना दिया गया था, उससे ये संकेत मिला था कि कुछ वरिष्ठ लोगों की छुट्टी हो सकती है। और उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह से संतोष गंगवार को उनको पदमुक्त किया गया, उनसे मंत्रिमंडल से उनकी छुट्टी हुई, तो वो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि एक उम्र को बहुत ध्यान में रखने की कोशिश की गई है। और जैसे कि औसत उम्र इस जो नया, जो आज जिन लोगों ने शपथ ली है उसमें निशीथ कुमार जो पश्चिम बंगाल से हैं, वो सबसे कम उम्र के 35 साल के हैं। और इस बार का जो मंत्रिमंडल है उसकी औसत उम्र भी 1 वर्ष कम है, यानी कि इस बार अब 58 वर्ष की औसत उम्र है। कई वरिष्ठों की छुट्टी हुई है, कई लोगों की छुट्टी चौंकाने वाली है और कई लोगों की छुट्टी एक तरह से प्रत्याशित थी। एक तरफ जो दिल्ली से जुड़े हर्षवर्धन हैं, स्वास्थ्य मंत्री थे, ये माना जा रहा है कि जो कोरोना का जो दूसरा दौर था उसमें जिस तरह से प्रबंधन ठीक से नहीं हुआ और मोदी सरकार की किरकिरी हुई, शायद ये वजह उनकी छुट्टी की थी। लेकिन साथ ही ये भी तर्क दिया जा रहा है कि उनको अब दिल्ली के चुनाव में उनका इस्तेमाल होगा। इसी तरह से जो शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के पहले, इससे पहले उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रह चुके रमेश पोखरियाल निशंक थे, उनकी जिस तरह से छुट्टी हुई, कहा यह जा रहा है कि वो स्वास्थ्य के कारणों से कोरोना से बीमार हुए थे, उसके बाद अब थोड़ा स्वस्थ नहीं थे। और लेकिन कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि जो शिक्षा व्यवस्था है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए है, वो जिन विषयों पर अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित करते हैं उसमें शिक्षा व्यवस्था भी एक है। तो कहीं न कहीं जो ढिलाई रही वो इसकी एक वजह है। लेकिन इसमें भी दलील ये दी जा रही है कि उनका जो उत्तराखंड में चुनाव होना है अगली विधानसभा का, उसके लिए उनका इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से कई तरह के तर्क हैं, कई तरह की स्थितियां हैं। सरद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, जो बदलाव हुए हैं, 13 लोगों की छुट्टी हुई, उत्तर प्रदेश से 7 लोग नए आए, क्या इसके मायने हैं, क्या इससे मुझे इस राजनीतिक संकेत मिलते हैं? गोविंद, मुझे लगता है कि पहली चीज तो ये है, ये मानना कि उम्र एक फैक्टर है सिर्फ संतोष गंगवार को बात को लेकर के। मुझे लगता है कि हाँ, शायद ये हो, लेकिन उस उम्र के लिमिट में प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, तो खैर वो अलग बात है। और बाकी जितना जो कुछ हुआ है, ये तरह तरह की बातें कही जाती हैं कि साहब वो मेरिट पे किया गया है और परफॉर्मेंस के हिसाब से किया गया है। मुझे लगता है एक शब्द में कि ये सब कुछ होता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के निर्णय पे, उनकी विम्स पे, उनकी फैंसीज पे। देखिए, अगर मेरिट पे होता और परफॉर्मेंस बेस्ड किया जाता तो इससे खराब इकोनॉमी की हालत कभी हुई है? तो फाइनेंस मिनिस्टर का तो कुछ नहीं हुआ, निर्मला सीतारमन बरकरार है। अगर मेरिट पे होता तो फॉरेन पॉलिसी इस वक्त जो हालत है देश की, हमें किसी भी पड़ोसी से, देश से आज अच्छे संबंध नहीं, नेपाल तक से संबंध बिगड़ गए। इसके लिए जयशंकर जिम्मेदार ठहराए जाते, लेकिन क्या कुछ उनका हुआ? नहीं। तो जो प्राइम मिनिस्टर जिनसे खुश हैं तो खुश हैं, वो ठीक है। रविशंकर प्रसाद
से क्या नाराजगी हो सकती है, नहीं समझ में आता। हाँ, रविशंकर प्रसाद की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये जो ट्विटर से जो लड़ाई हुई, फेसबुक से लड़ाई हुई, उसमें हो सकता है सरकार की किरकिरी हुई हो, लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि रविशंकर प्रसाद अपने आप ये सब निर्णय ले लेते हैं? ये जो तू मैं चली, जो झगड़ा चला, तो क्या वो अपने स्तर पे उन्होंने कर लिया होगा? सवाल ही नहीं है। जिस तरीके का माहौल है, किस किस मंत्री की हिम्मत है कि वो अपने बूते पे कर लेगा? जावड़ेकर साहब का मुझे नहीं समझ में आता। शायद ये कह के मैसेजिंग दी जा रही, मैसेजिंग बहुत है इस वाले रिशफल और एक्सपेंशन में, कि साहब ये जो मीडिया को जो के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, इसका जो है मुझे लगता है इनके सर पे डाल दिया गया है, कि जैसे जावड़ेकर ही सब कुछ कर रहे हैं। कौन मानेगा कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री होते हुए और मीडिया के पर जो शिकंजा कसा जा रहा है वो जावड़ेकर साहब अपने स्तर पे कर रहे हैं। बात आती है हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन भी भले आदमी, जैसे ये ये बाकी मंत्री जन गिनवाए, पोखरियाल के बारे में मैं नहीं कहता, उनके बारे में काफी कंट्रोवर्सी रही है, लेकिन हर्षवर्धन एक अच्छे मिनिस्टर माने जाते थे, ईमानदार माने जाते थे। लेकिन अब किसी के ऊपर तो ढिकरा फोड़ना है कोविड बेस्ड मैनेजमेंट का, तो हमें तो बहुत जमाने से लग रहा था, काफी टाइम से, जब से कोविड का सेकेंड वेव चली, तो लगा कि अब सीधे डॉक्टर, दिल्ली में भी बहुत ही चर्चा थी इस बात की कि ये डॉक्टर हर्षवर्धन को स्केपगोट बनाया जाएगा, वही हुआ है। वरना ये बताइए कि क्या अगर वैक्सीन पॉलिसी में गड़बड़ियां थी, ये जो निर्णय लिए गए या कोविड मैनेजमेंट को लेकर के, चाहे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, चाहे वेंटिलेटर्स की कमी रही हो, तो क्या ये सारे निर्णय हर्षवर्धन ने लिए? वैक्सीन की कि हम अभी दूसरे देशों को भेज दें और अपने यहाँ ना रखें, ये निर्णय हर्षवर्धन ले सकते थे? साहब देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है कि ये मैसेजिंग अलग बात है, लेकिन रियलिटी कुछ और है, और उसमें कोई ज्यादा कोई रिसर्च करने की मेरा ख्याल जरूरत नहीं है, सामने दिख रहा है। लेकिन कहने के लिए, भाजपा वालों के पास कहने के लिए यही है। मजे की बात क्या है, मैं अभी किसी चैनल पे भी था, तो वहां पे भाजपा के स्पोक्समैन, बहुत बड़े राष्ट्रीय स्पोक्समैन, बोल रहे थे कि साहब रविशंकर प्रसाद जी का तो जवाब ही नहीं है, वो तो इतना बढ़िया काम किया उन्होंने, और तो भैया ये इनाम दिया जाता है क्या इस तरीके से? बड़ी मजे की बात है ये, कि बड़ा अच्छा काम किया उसके बाद ही मिला। और फिर एक ये कहानी जो गढ़ी जा रही है कि साहब उनको ऑर्गेनाइजेशन में, पार्टी में काम दिया जाएगा, क्योंकि यूपी के इलेक्शन आने वाले हैं और प्रदेशों में इलेक्शन है। और तो मुझे नहीं लगता कि जावड़ेकर साहब की कोई कैपेबिलिटी रही है। जावड़ेकर अच्छे मिनिस्टर हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उनकी परफॉर्मेंस कोई ग्रेट नहीं रही है। राजस्थान में वो इंचार्ज थे पिछले इलेक्शन में, क्या हुआ राजस्थान में? तो उसी तरीके से रविशंकर प्रसाद को ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन काम हो सकता है, लेकिन वजह ये नहीं है कि साहब उनको वहां से हटा करके ऑर्गेनाइजेशन में लाना था, जिससे वो बहुत जरूरत है उनकी चुनाव में। ये तो बहाने देखिए पहले भी होते रहे, दूसरी सरकारें भी करती रही हैं, जब किसी बाहर निकालना होता है तो इस तरीके की कहानी बना दी जाती है। तो ये कहना कि सारे इस तरह के फैक्टर्स हैं, बात में बिल्कुल दम नहीं। ये तो चर्चाएं होती हैं हर विस्तार के बाद कई तरह की, और जहां तक ये बात है कि कोई फैसला किसी मंत्री का, वो तो कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये सारे जो मंत्रिपरिषद है और प्रधानमंत्री, सबका मिला जुला दायित्व होता है। जो नीतियां तय होती हैं वो किसी एक व्यक्ति, एक मंत्री के कहने से नहीं होती हैं, वो सामूहिक जिम्मेदारी से तय होती हैं। और कांग्रेस के टाइम में तो बहुत से निर्णय सोनिया गांधी लेती थी, तो ये वो तो एक अलग बात है, लेकिन सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो यही है कि जो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, पूरी मंत्रिपरिषद का सामूहिक निर्णय होता है, उनके बीच में चर्चा होती है, तब चीजें तय होती है। जहां तक किसको संगठन में लेने की बात है, किसको संगठन में मंत्री परिषद में रखने की बात है, ये भी शायद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार होता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चीज को अपनी तरह से चलाना चाहते हैं। जैसे आपने प्रकाश जावड़ेकर के बारे में कहा, उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी संगठन को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी का संगठन आज जैसा है उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है,
ये अलग बात है कि आगे बीजेपी उनका किस तरह से इस्तेमाल करेगी, क्या करेगी। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चीजों को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो सकती हैं। महाराष्ट्र से एक पूर्व मुख्यमंत्री को लिया गया, असम से एक पूर्व मुख्यमंत्री को लिया गया, उत्तराखंड से एक पूर्व मुख्यमंत्री को हटाया गया। इस तरह के बहुत सारे बदलाव, बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन अगर अतुल जी हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अलग से विशेष तौर पर बात करें, आपको क्या लगता है ये उत्तर प्रदेश से एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो थे उनको हटाया गया और 7 लोगों को जगह मिली है, जिसमें से 6 बीजेपी के हैं। इसको किस तरह के संकेत के तौर पर आप देखते हैं? गोविंद, देखिए, हाँ ब्रजेश, क्या हुआ? पूरी तरह से हमको तो ये लग रहा है कि नहीं, ये बाद में एक और भेजा है, इलेक्शन मोड में आ गई। तुम्हें लास्ट में एक और लिंक भेजा है और 7 हाँ उसको देख, आज इंडक्ट किए गए हैं, मंत्रिमंडल में लिए गए हैं। इससे पहले 5 और हैं वहां पर, जिसमें सबसे कद्दावर नेता राजनाथ सिंह हैं। तो 12 लोग यूपी से केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं। और ये जो आज गए हैं उसमें मेरे ख्याल से 3 तो कुर्मी हैं। ओबीसी का क्लियरली ओबीसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जोर दे रही है यूपी में चुनाव में उतरने के। तो ये जो एक समीकरण बना रहे हैं ओबीसी का और दलितों का, हालांकि हम कौशल किशोर को दलित नेता उस तरह से नहीं मान सकते हैं, लेकिन कहने को तो हो गया है कि हाँ एक दलित नेता दिया है। उसी तरह से अगर हम देखें तो ब्राह्मण को ठीक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। एक लखीमपुर खेरी के सांसद को आपने, अजय मिश्रा को आपने बना दिया, तो उससे क्या ब्राह्मण समाज प्रदेश का उसकी जो नाराजगी है वो कम होगी? ऐसा नहीं, हमको लगता नहीं है। लेकिन ब्राह्मण को उन्होंने ठीक प्रतिनिधित्व नहीं दिया, ब्राह्मणों को, दलितों को ठीक प्रतिनिधित्व नहीं दिया, ओबीसी को दिया है। तो वो शायद इस रणनीति के तहत होगा कि भाई अखिलेश यादव ओबीसी को लेकर के ही चुनाव लड़ेंगे। तो उनको अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो अपना जो ओबीसी का फैक्टर है उसको वो मजबूत करने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। और साथ में जैसे वो उनको लिया है इन्होंने पंकज चौधरी को, अब हम ये कह नहीं सकते हैं कि इसका क्या मतलब होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ईस्टर्न यूपी में पार्टी योगी आदित्यनाथ के अलावा अपना होल्ड बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को ले गई है मंत्रिमंडल में जो उसको उसका वर्चस्व वहां पर बढ़ाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है उत्तर प्रदेश में संगठन को और चुनावी कार्यक्रम को दिशा देने का एक ठोस कदम हमको नजर आ रहा है। सही बात है। जिस तरह से जो संकेत मिले हैं, जिस तरह का जातीय संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, उससे कहीं कहीं उत्तर प्रदेश का जो अगला विधानसभा चुनाव है वो उसको ध्यान में रख के ये कवायद की गई है, ऐसा लगता है। लेकिन जैसे कुछ जातियों को स्थान मिला, कुछ जातियों को स्थान नहीं मिला। संजय निषाद पार्टी की तरफ से ये बार बार इस तरह की मांग थी कि उनको भी स्थान मिले, उनको जगह मिले। उनको एक तरह से उनको स्थान नहीं दिया गया, लेकिन अनुप्रिया पटेल को जो एक तरह से अपनी पार्टी की सर्वे सर्वा हैं, उनको पिछली बार भी वो मोदी सरकार में थी और एक बार उनको फिर से मौका दिया गया। जैसे ही ये नया जो विस्तार हुआ है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार में बीजेपी के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से ट्वीट करके कहा है कि इसमें जो छोटी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, उनको बिल्कुल एक तरह से उनको दरकिनार कर दिया गया और हम अगले चुनाव में
उत्तर प्रदेश में इन सारी छोटी दलित जाति, छोटी अति पिछड़ी जातियों को अपने साथ लेकर हम बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की एक तरह से नींव उखाड़ देंगे उत्तर प्रदेश से, इस तरह की भी चुनौती दी। शरद जी, आपको जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी को जिस तरह से लिया गया है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये हिस्सेदारी का देने में जो एक तरह से बड़े राजनीतिक दल का जो बड़ा भाव है, वो भाव है, या सिर्फ और सिर्फ जो राजनीतिक वोट बैंक की जो खेल है वो इसको ध्यान में रख के ये केवल राजनीतिक वोट बैंक की बात है? और देखिए, इनके दिमाग में बैठा हुआ था, क्योंकि बीच में ये चर्चाएं हुई थी कि अनुप्रिया पटेल शायद समाजवादी पार्टी के साथ चली जाए, ये कुछ महीने पहले की बात है। तो फौरन ये कवायद शुरू हो गई और अनुप्रिया पटेल को बुलाया गया। और आपको याद होगा कि जिस दिन जब योगी और मोदी के बीच में तनातनी चल रही थी और अमित शाह ने बुलाया था इनको, तो अनुप्रिया पटेल को उनके साथ बुला लिया था उन्होंने उस दिन मैसेज देने के लिए कि उनको वो कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, कितना महत्व देते हैं। और फिर उसके बाद अखिलेश के समझ में आ गया था, फिर उन्होंने, अखिलेश ने इनकी बहन और माता जी की जो पार्टी है, जो अलग एक भाग बना किसी से बनी है, वो लेकर के उन्होंने उनको इंडक्ट। लेकिन आपकी बात बिल्कुल वो वजह है कि ये जो छोटी पार्टीज हैं, सबने सोचा था कि संजय निषाद को इस बार मौका मिलेगा। अच्छा, किसी राजभर की भी बात चल रही थी कि सुना है उनको बुलाया गया है वहां, जिससे ओम प्रकाश राजभर को काउंटर कर सके, लेकिन वो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इनके दिमाग में यही बैठा हुआ है कि जो सबसे डोमिनेंट ओबीसी कास्ट है यादवों के अतिरिक्त, वो है कुर्मीज। तो शायद इनके दिमाग में यही बैठा हुआ है कि क्योंकि ज्यादा जोर कुर्मियों पर ही है, तो अगर इतने सारे कुर्मी ही ले लिए तो ठीक है। कुर्मीज तो वैसे भी काफी माने जाते हैं कि भाजपा की तरफ इंक्लाइंड रहे हैं बरसों से, तो इन्होंने फिर वही उसी को रिकंसोलिडेट करने के लिए कर लिया है। और अन्य जो छोटी जातियां हैं, तो ये मेरा ख्याल इन अ वे ये अखिलेश के लिए बड़ा सूट करता है उन्हें, क्योंकि वो तो लगे ही हुए थे कि जो अन्य नॉन यादव ओबीसीज जो हैं, खासतौर से वो छोटी जातियां जिनकी छोटी छोटी पार्टीज में बिखरी हुई हैं, उनको वो कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल अच्छा मौका मिल गया उनको बोलने के लिए, और ओम प्रकाश राजभर ने शुरू ही कर दिया है। अब बाकी आगे क्या होता है, किस तरीके से होता है, और शायद ये इस वजह से सोचा उन्होंने कि ओवैसी जो लगे हुए थे ओम प्रकाश राजभर के साथ टाई अप करने में, और राजभर उनको ले जाएंगे, तो ये बीजेपी के दिमाग में हो, क्योंकि ओवैसी की जगह जितना आना है वो फायदा करेगा भाजपा को ही। तो हो सकता है ये वजह हो कि उन्होंने परवाही नहीं करी है उन जो। और निषाद एक ऐसी जाति है जो बड़े भारी हिस्से में यूपी के, देखिए पूरी नदी, ये गंगा और जमुना जो पूरे प्रदेश में बह रही हैं, इनके किनारे जितने वो हैं गांव हैं, वो वहां पे अधिकतर आबादी निषादों की। तो ये किस तरीके से इसको बैलेंस करेंगे समझ में नहीं आता है, और कैसे उन्होंने उनको छोड़ दिया, बिल्कुल ये भी बात समझ में नहीं आती। देखिए, सबको तो लिया नहीं जा सकता, ये बात भी सच है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जाति समूह हैं, इतने जाति समूह हैं, अगर सबको जगह देने की बात हो तो मुझे लगता है फिर कई मंत्रिमंडल और कई मंत्रिपरिषद की जरूरत होगी, एक ये संभव नहीं है। लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है विकास का नारा, सबका साथ सबका विकास जैसा नारा, एक और सबका विश्वास, और संशोधन भी किया है सबका विश्वास इस तरह से। मैं एक चीज में जोड़ना चाहूंगा गोविंद, अगर आप इजाजत दें, कि इन्होंने इस वाले मंत्रिमंडल में 5 बार बार आ रहा है कि 5 अल्पसंख्यक भी हैं, लेकिन उन अल्पसंख्यकों में कोई मुस्लिम नाम तो नहीं नजर आ रहा, या तो मुस्लिम्स को ये गिनती में अभी भी नहीं रख रहे हैं। ये तो खैर एक अलग विषय है चर्चा का, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो जाति समूहों को संतुष्ट करने की कोशिश है, ब्रजेश जी आप का स्वागत है, आप जुड़ गए हमारे साथ। ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें, जिस तरह से आज एक आदमी हटा है, एक मंत्री हटा है, और राज्य मंत्री और 7 लोगों को जगह मिली है, 6 बीजेपी के जिनमें से हैं, इसको आप किस तरह से, क्या ये सिर्फ जाति संतुलन जोड़ने की कवायद है? क्या अगला जो विधानसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए
इस तरह का ये कार्यक्रम जो मंत्रिमंडल विस्तार है इस वजह से किया गया उत्तर प्रदेश के संदर्भ में? हाँ गोविंद जी, वास्तव में ये एक वही प्रयोग है जो 2014 में किया गया था, 2017 में किया गया, 2019 में किया गया। अब इस मंत्रिमंडल को देख करके जो आज विस्तार हुआ है और जो परिवर्तन हुए हैं, उससे साफ है कि बीजेपी उसी रास्ते में फिर जा रही है। अति पिछड़ा और अति दलित जो उनका अपना वोट बैंक है, वो उसको मजबूती देने के लिए आप इस पर यदि पूरी तरह नजर डालें तो आपको लगेगा कि अति पिछड़ा, उसमें आप गैर यादव, हम अति पिछड़ा तो नहीं कहेंगे, गैर यादव पिछड़ा, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि यादव मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ा है और कुछ थोड़ा बहुत वोट उन्हें मिल सकता है। तो इन्होंने क्या किया है कि इस 7 चेहरों में 3 कुर्मी चेहरे हैं। अनुप्रिया पटेल भी हैं, पंकज चौधरी भी हैं। पंकज चौधरी बड़ा एक नाम है, अब कई बार से चुनाव जीतते रहे हैं, तो इनको जोड़ा है। उसके बाद अब आप जाइए वो बीएल वर्मा, ये उनका परंपरागत वोट रहा है, वो भी उनको भी ले आए हैं वो। इसके बाद अब आगरा से उन्होंने एसपी सिंह बघेल को लिया है। जो बघेल मतदाता है, जो उससे जुड़ी हुई तमाम उपजातियां हैं, जो आप आगरा से चलेंगे, आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, इटावा, अलीगढ़, वहां से होते हुए पूरी उत्तर प्रदेश तक ये जाल फैला हुआ है अति पिछड़ी जातियों का। ये जो छोटी छोटी जातियां हैं, इस पर बड़ा गहरा प्रभाव रहा है और मोदी का भी अपना असर इस पर रहा है, तो वो बने रहे। उसके बाद हम दलित मतदाताओं पर आप देखिए, कौशल किशोर का पहले एक दौर आया था 2007 में, जब दलित जो मतदाता था वो चला गया था मायावती के साथ पूरा, लगभग पूरा। लेकिन हुआ क्या, उनके सत्ता से हटने के बाद और 2012 में चुनाव में हार के बाद वो उसमें भारी परिवर्तन आया और अति दलित जो है वो इनके मोदी के साथ शिफ्ट हो गया। अब वही किया है कि लगभग 36 ऐसे जिले हैं जहां पर पासी वोट बहुत है, तो उनको लिए ये जो कौशल किशोर हैं, ये बहुत आक्रामक भी हैं, बहुत मेहनती भी हैं, लगातार दौड़ते रहते हैं, इनको लिया है उन्होंने। भानु प्रताप वर्मा, ये अति दलित हैं, कोरी जात से आते हैं। पूरा बुंदेलखंड, कानपुर देहात, इटावा, मैनपुरी, आगरा, ये पूरी जो बेल्ट है उसमें कोरी बहुत ज्यादा है, तो उनको लिया है उन्होंने। तो कुल मिला के मुझे जो लगता है वही प्रयोग। और जहां तक आप कहेंगे कि साहब ये सवर्ण मतदाता के लिए उन्होंने एक अजय मिश्रा को लिया है। बहुत ज्यादा पहचाना नाम नहीं है अजय मिश्रा का, लेकिन उनको लिया है और तमाम धुरंधरों को पीछे छोड़ते हुए। तो इसका साफ है कि अति पिछड़ा, अति दलित अभी भी उनके केंद्र में है, उन्हीं को आगे करके वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हीं पर पूरा भरोसा भी है और उस अपने वोट बैंक को छोड़ना नहीं चाहते। मैं क्या एक चीज पूछ सकता हूँ गोविंद, ब्रजेश से एक चीज पूछना चाहता हूँ। ब्रजेश जरा मेरी ये जिज्ञासा है कि क्या आपको नहीं लगता है कि सिर्फ एक ब्राह्मण फेस ला करके जो उत्तर प्रदेश में एक आम धारणा बन गई थी कि जो प्रेजेंट सरकार है योगी आदित्यनाथ की बहुत ज्यादा ठाकुरवादी हो चुकी है, जिसकी वजह से ब्राह्मण अपने आप को निग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, तो इन पे क्या असर पड़ेगा इसका ब्राह्मण कम्युनिटी पे? क्योंकि इसमें उम्मीद नहीं है ज्यादा लोग लिए जाएंगे, नॉन लोग लिए जाएंगे। शरद जी, ये वास्तव में जो इस तरह की जो धारणा है, ये मुझे भी लगता है कि नाराज है, लेकिन मैंने कई प्रयोग इस तरह देखे हैं। जैसे आप एक अभी उपचुनाव हुआ था ये बांगरमऊ का, वहां कांग्रेस को उम्मीदवार आरती वाजपेयी चुनाव लड़ रही थी, कई बार से हार रही थी। ब्राह्मणों को की तमाम ब्राह्मण नेताओं की असीम इच्छा थी कि वो चुनाव जीत जाएं, लेकिन आप यकीन मानिए
कि वो चुनाव लड़ी, ब्राह्मण वोट फिर बीजेपी के साथ चला गया, 32,000 से वो हारी। तो फेसबुक वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है। जमीनी हकीकत ये है कि ब्राह्मण को न चाहते हुए भी उसके सामने कोई विकल्प मजबूत नहीं है। यदि विकल्प आ जाए तब वो कर सकता है, बाकी उसे लगता है इससे बेहतर तो फिर चलो ये ठीक है, ये कुछ नहीं सुन तो लेते हैं। वहां तो दूसरी चीजें आ जाती हैं। जो समाजवादी पार्टी के साथ है वो उनका जो कोर मतदाता है वो आक्रामक है, उसकी लाठी भी मजबूत है। और जो दलित मतदाता है जो मायावती के साथ है, विशेष रूप से मायावती के सजाती, उसके साथ ये दिक्कत है कि कब वो थाने पहुंच जाए, कब मुकदमा लगा दे, इसलिए थोड़ी वो अलग ढंग से सोचते हैं। अच्छा, ये बात। अतुल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसे केंद्र में एक मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, बहुत समय से प्रतीक्षा थी इसकी, और इसमें उत्तर प्रदेश को एक बड़े पैमाने पर साधने की कोशिश की गई है। हालांकि समीकरण तमाम देश के अलग अलग राज्यों में भी ठीक से बिठाने की कोशिश की गई है, जातियों का संतुलन भी करने की कोशिश की गई है। पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रयोग है, जो थे उनको हटा दिया गया और कई लोगों को वहां से मौका मिला। इस तरह के बहुत सारे प्रयोग हैं। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय से ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना है, होना चाहिए। कार्यकर्ताओं की भी ये मांग है, विधायकों की भी ये मांग है, और जगहें भी पर्याप्त अभी खाली हैं योगी सरकार के पास। क्या आपको लगता है जो जिस तरह का ये जो जाति गणित साधने की कोशिश की गई है केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए, उत्तर प्रदेश में भी कोई संभावना आपको दिखती है कि आने वाले वक्त में जल्दी ही हमको कोई मंत्रिमंडल पुनर्गठन या विस्तार जैसा देखने को मिलेगा, और जिन जातियों को अभी ये कहा गया है उनको जगह नहीं मिल पा रही है, उनको थोड़ा स्थान मिलेगा? देखिए, ये चर्चा तो उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से हुई है और काफी लंबे समय तक हुई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कुछ नए चेहरे आएंगे, कुछ जातीय समीकरण ठीक किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो उसमें कुछ हुआ नहीं, और हमको नहीं लगता है कि अब कोई परिवर्तन किया जाएगा। परिवर्तन इन द सेंस कि किसी और को अब लाया जाएगा। जो थोड़ा सा नाराज हैं, जैसे निषाद, उनको उम्मीद थी कि भाई वो चले जाएंगे केंद्र में, नहीं हुआ। उनको ये लोग किसी और तरह से साधेंगे, चाहे चुनाव से पहले टिकट ज़्यादा दे दें, चाहे उनको कोई और हार दे दें, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में अगर लेंगे भी यहाँ पर, तो उससे हमको नहीं लगता है कि निषाद समाज जो है बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि निषाद समाज की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। और उन अपेक्षाओं को अगर मोदी जी पूरा कर सकते थे और नहीं किया है, तो योगी जी उनको मंत्रिमंडल में अपने शामिल कर लेंगे। 6-7 महीने के लिए काम करने के लिए ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, तो वो शायद बहुत ज़्यादा उनको वो संतोष उनको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारा जो अभी तक जितनी चर्चा हुई है और उसका जो परिणाम निकला है, उसको देखते हुए तो हमको तो नहीं लगता है कि यूपी में ऐसा कुछ होगा। फिलहाल उम्मीद अभी है उत्तर प्रदेश के विधायकों को, बहुत सारे लोगों को अभी ये उम्मीद है कि शायद उनके भी दिन बदल जाएंगे, कुछ ही महीनों के लिए सही, किसी न किसी रूप में सत्ता का सुख वो भी पा सकेंगे। लेकिन शरद जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि इस जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, पुनर्गठन हुआ है, इसमें और जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, ये तमाम चीजें तो हैं, लेकिन ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि एक कुछ नई ऊर्जा को शामिल किया गया है, और सरकार कुछ ज्यादा बड़े फैसले लेने के लिए ज्यादा, जैसे आपने कहा कि निर्मला सीतारमन का तो जो वित्तीय प्रबंधन था वो ठीक नहीं था, लेकिन उनको सजा नहीं मिली। हो सकता है कि उनको उनका विभाग बदल दिया जाए, आने वाले दिनों में जो विभागों का बंटवारा है उसमें कुछ बदलाव हमें देखने को मिले। लेकिन आपको क्या लगता है संक्षेप में कि ये जो परिवर्तन हुआ है, इससे कुछ नया कोई डायनामिक प्रभाव केंद्र सरकार के कामकाज पर पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कि इससे मैसेजिंग ज्यादा है। कामकाज पे देखिए, कामकाज पे प्रभाव पड़ने का इसलिए मुझे नहीं दिखता है कोई असर, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार के जो जितने भी निर्णय हैं वो
एक व्यक्ति पे जाके रुकते हैं, वही निर्णय लेते हैं, वो है नरेंद्र मोदी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पोर्टफोलियो किसका क्या है। ये जरूर माना जाता है कि भाई केंद्रीय जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से केंद्रीय मंत्री को बड़ी पावर्स होती हैं, लेकिन आज की डेट में ये मानना कि कोई भी मंत्री अपने स्तर पर निर्णय ले लेगा और बदल देगा, पूरी कायाकल्प कर देगा उस मंत्रालय का, मुझे नहीं लगता कि ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन है। तो इसलिए ये जरूर है कि अब नरेंद्र मोदी के स्तर से वो क्या डायरेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि ये मैसेज जाए कि हाँ, सरकार की वर्किंग में वाकई फर्क आ गया है। ये मेरा ख्याल इस तरीके का जरूर प्रयास होगा। और ये जो बात आ रही है कि साहब यंगर कैबिनेट हो गई है, पहले से उम्र कम हो गई है, तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी भी एवरेज एज 58 साल बताई जा रही है। कुछ यंग लोग हैं जैसे अनुराग ठाकुर वगैरह हैं, तो यंग लोग हैं, उनको प्रमोट भी कर दिया गया है। अब किस अगर मेरिट पे किया गया है तो फाइनेंस के, तो वो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस थे, उन्होंने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया कि प्रमोट। तो देखिए ये सब बातें समझने के लिए कुछ होती हैं, दिखाने के लिए कुछ होती हैं, और असलियत में कुछ और होता है। गोविंद, हम बस एक छोटी सी बात रखेंगे। मान लीजिए चंद्रशेखर जो ऑलरेडी मीडिया मोगल कहे जाते हैं, उनको इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग दे दिया जाए तो क्या मैसेज जाएगा? जो प्रकाश जावड़ेकर के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, प्रकाश जावड़ेकर की तुलना में चंद्रशेखर की भूमिका बिल्कुल अलग हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका मैसेज जो जाएगा वो कम से कम मीडिया में तो सही तो नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि वो काफी पावरफुल हैं, इसलिए इस पोर्टफोलियो को देखना होगा कि ये किसको मिलता है। हाँ, लेकिन संभावनाएं ऐसी लगती हैं कि चंद्रशेखर जो हैं उनको मीडिया की जिम्मेदारी के बजाय उनको या तो वित्त प्रबंधन में या जो तकनीकी और विज्ञान वाले जो विभाग हैं उनमें कहीं उनको स्थान मिल सकता है, इस तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन जो भी आज का जो विस्तार हुआ है, जो पुनर्गठन हुआ है, उससे देश के अलग अलग राज्यों में भले ही किसी तरह का संदेश गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में कम से कम 7 घरों में आज खुशी के दिए जल रहे होंगे। और बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता जिनके समर्थक केंद्र में जगह पा गए हैं, वो आज खुश होंगे। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इस परिवर्तन से कितना खुश हो पाएगी, कितना उसको ये परिवर्तन प्रभावित करेगा, ये आने वाले दिनों में हमको इसके नतीजे आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। फिलहाल हम ये उम्मीद करें कि ये जो परिवर्तन हुआ है, जो बदलाव हुआ है, ये देश की सरकार को मजबूती दे और उसको ज़्यादा लोकतांत्रिक ढंग से काम करने का अवसर मिले। जो आरोप बार बार लगते हैं कि केंद्र की सरकार अलोकतांत्रिक होती जा रही है, वो उन आरोपों से उसको मुक्ति मिले। इसी कामना के साथ हम आपकी बात को आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हम अपने जो हमारे मेहमान हैं, ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शरद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शकों से फिर हम अनुरोध करें और इसको शेयर करें, और अपनी जो टिप्पणियां हैं, अपने जो सुझाव हैं, अपने जो विचार हैं, उनसे हमको लगातार अवगत कराते रहें, ताकि द फ्री प्रेस के जरिए हम एक मुहिम जो आपकी बात और दूसरे कार्यक्रमों के जरिए हम चला रहे हैं, वो मुहिम किसी अपने मकसद तक पहुंच सके, वो सफल हो सके, और हम और आप सबका जो मकसद है वो पूरा हो सके। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।